स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे कुछ एस्पिरेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो अगस्त 1 जो है, जो कट ऑफ डेट रखा हुआ है यूपीएससी के सीएससी एग्जाम देने के लिए, अगस्त 1 ही एज लिमिट डिसाइड करता है, एज क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि आप एलिजिबल होंगे एज वाइज कि नहीं होंगे। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये बात बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी क्या है, आपका ये डेट है, ये बहुत ही अनफेयर मीन से इसको रखा गया है और इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इससे जनरल कैटेगरी वाला बच्चा फंसता कैसे है। सपोज कीजिए कि आप और आपका फ्रेंड दोनों 31 साल के हैं, राइट, और आपका जन्म जो हुआ है वो हुआ है 31 जुलाई को, राइट, आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 31 जुलाई को। वहीं पे आपके जो दोस्त का डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 अगस्त को, यानी ये 1 अगस्त से पहले है, ये 1 अगस्त के बाद है। आप दोनों 2025 में क्या होने वाले हो, 32 साल के होने वाले हो। यू विल अटेन द एज ऑफ 32 ईयर्स। नाउ आप जो 31 जुलाई को 32 साल के हो जाओगे, आप एलिजिबल नहीं रहोगे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आप एज लिमिट क्रॉस कर चुके हो। वहीं पे आपका दोस्त जो ठीक 1 अगस्त के एक दिन बाद ही क्या हो रहा है, आपका उसका 32 ईयर्स ऑफ एज वो अटेन कर रहा है, ही इज एलिजिबल। तो 100% दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। इसी को लेके सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ने क्या किया, संजीव खन्ना को ये ओपन लेटर लिखा। अब आप याद रखिएगा, ये पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस बार 15 सिविल सर्विसेज एग्जाम एस्पिरेंट से संजीव खन्ना को लेटर लिखा है। इससे पहले भी चंद्रचूड़ थे आपके सीजीआई, अगस्त 2024 में इसको खारिज कर दिया गया। चंद्रचूड़ ने बोला कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे ये बोल रहे हैं ये अनफेयर है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करता। इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात करते हो आर्टिकल 15 में, वो है ही नहीं है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए क्या आपका एज रखा हुआ है, 32 ईयर्स एज रखा हुआ है, और कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं पे जो ओबीसी हैं उनको 3 साल और की रिलैक्सेशन दी जाती है, मतलब 32 साल से ऊपर 3 साल हो, उनको एग्जाम देने के लिए बच्चा वो एलिजिबल है, मतलब वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। वहीं पे SC ST उनको जब तक वो 37 साल के नहीं होते उनके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब आप अगर 21 साल के बाद स्टार्ट कर रहे हो एग्जाम देना तो आप 37 ईयर्स तक लगातार एग्जाम दे सकते हो, या अनलिमिटेड रखा हुआ है। और वहीं पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको पता है किसी को कुछ सुनने में थोड़ा सा कमी हो सकती है, किसी को देखने में कुछ हो सकता है, कोई विकलांग हो सकता है ना, किसी हाथ में उससे पाँव नहीं हो सकते, उसको 32 ईयर्स के अलावा 9 अटेम्प्ट्स और देने की क्या है, यहां पे आजादी है। लेकिन यहां पे बच्चा कौन मार खाता है, जनरल कैटेगरी का मार खाता है। और उसके बाद ये जो 1 अगस्त कट ऑफ डेट रखा हुआ है, आप सोचिए एक दिन की वजह से, सिर्फ एक दिन डिले होगा तो मारा गया। मतलब 31 जुलाई से पहले आपका मार्च में पैदा हो रहा है, मार्च में डेट आ रहा है, मई में डेट आ रहा है, आपका अप्रैल में आ रहा है, वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद आप ही के सेम एज का बंदा, वो अगस्त के बाद पैदा हो रहा है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ही इज एलिजिबल। अब इसी को लेके बहुत सारे बच्चों ने आक्रोश जताया और बच्चों ने बोला कि प्लीज इसको ठीक कीजिए, क्योंकि ये डिनायल है किसका, ये डिनायल है किसका, आपका आर्टिकल 21। इसमें आर्टिकल 21 डायरेक्टली क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। आप देखिए इसको, इसमें आर्टिकल 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, उसमें भी ये डिनायल है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर इसको अनफेयर नहीं रखना है, इसको ये फेयर होने के लिए हम चाहते हैं 1 जनवरी जो हो वो कट ऑफ डेट हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि 1 जनवरी रखने से क्या बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए सहूलतें मिलेंगी, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा। देखिए, आपको एक बात पता होगी, जो यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। मैक्सिमम जो सिलेक्शन होती है वो 3rd अटेम्प्ट में होती है। 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ बच्चों का जिनका रैंक अच्छा नहीं होता, उनको टॉप रैंक लेने के लिए, अपना स्टेट कार्ड लेने के लिए, या जो उनकी मनचाही सर्विसेज है उसको लेने के लिए वो वापस अटेम्प्ट देते हैं, है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे एक अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत मैटर करता है। तो यहां पे बच्चों का कहना क्या है कि जनवरी 1 किया जाए। ये चंद्रचूड़ जी के टाइम पे भी कहा गया है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया। अब यहां पे हम बात करते हैं नीति आयोग की।
नीति आयोग क्या बोलता है आपको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आप इस नीति आयोग की रिपोर्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा नीति आयोग तो ये कह रहे हैं कि 32 साल की एज को घटा के जनरल कैटेगरी के लिए कितना कर दो, 27। ये इनकी आपकी 2018 की रिपोर्ट है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल था स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। इन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए और जो आईएएस और आईपीएस कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी 32 से 27 साल कर दी जाए। अब सिर्फ अकेले नीति आयोग नहीं है जिन्होंने यह बात बोली है, और नीति आयोग ने बोला था कि इसको एप्लीकेबल आप कब से कर दीजिए, 2022-2023 से ये एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप लिया नहीं। ये जो अपर एज लिमिट 27 की बात करते, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बोल रहे हैं कि एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए या जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो एस्पिरेंट है उसके लिए एज लिमिट इतनी ऊंची है। देयर इज अ रीजन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं पे एक और कमेटी है बीएस बासवान कमेटी। बीएस बासवान कमेटी ने 9 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दी थी यूपीएससी में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लाने के लिए। उसमें इन्होंने बोला था कि हमें एज जो है 27 से भी कम कितनी रखनी चाहिए, 26 रखनी चाहिए। अब नीति आयोग ने इसी रिपोर्ट में एक और चीज बोली थी, लेटरल एंट्री, यानी एक्सपर्ट्स जो हैं हम क्या करें, गवर्नमेंट में हाई जो डिपार्टमेंट है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट में हम कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं वो यूपीएससी क्लियर करके ना लाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन करें, जैसे आईआईटीएन है जो बाहर की कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिनको एविएशन का, जिनको डिफरेंट स्टील इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो हम एक्सपर्ट्स को भी इंक्लूड करें। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। बट ये जो एज अपर एज लिमिट को रिड्यूस करने की बात है, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि आज से नहीं हो रहा, आप साल 2000 से लेके चलो अभी तक, तो आप देखोगे जितनी डिफरेंट कमिटीज हैं वो लगातार ये रिकमेंड कर रही हैं कि अपर एज लिमिट इतनी नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, वो क्यों बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए? एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ही हैं, उन्होंने द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए यह बोला कि भाई अगर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की एज रिड्यूस की जाती है उससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कारण क्या है कि जब एक जनरल कैटेगरी का बंदा या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की तैयारी कर रहा बंदा जो है 30 साल की एज के बाद वो सेलेक्ट होता है, तो बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है उसे ट्रेन करने के लिए, और उस टाइम पे उनका एटीट्यूड बदलना बहुत मुश्किल है, राइट? उनके एटीट्यूड, एक सर्टेन एज है जिसमें ट्रेनिंग टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, बंदे का एटीट्यूड बदल सकते हैं। लेकिन 30 साल के बाद यह पाया गया है कि किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को जब हम ट्रेन करते हैं तो उसके एटीट्यूड में, उसके अंदर वो कमिटमेंट लाना, सिंसियरिटी लाना, वो इंटेग्रिटी होना, वो बहुत टफ हो जाता है ट्रेनिंग टाइम पे इनकलकेट करने के लिए। और आपको पता है 30 साल के बाद हमारी जो सोसाइटी है वहां पे मैक्सिमम जो है मैरिजेस होती मैंडेटरी हो जाती है, तो वो जो मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एकदम से एक इंसान के ऊपर 30 साल के बाद आ जाती है, वो उससे उसकी जो काम करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। इसलिए वी वांट कि एज रिलैक्सेशन जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, आपकी अपर एज लिमिट कितना रखो, मैक्सिमम 27 रखो। लेकिन आपको मैं पहले बात बता दूं कि पहले जो एज थी जनरल कैटेगरी के लिए वो 30 थी, इसको बदला गया, शायद बहुत सारे बच्चों को पता ना हो। यूपीए गवर्नमेंट, राइट, यूपीए गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन दी थी, 30 से उन्होंने 32 साल की एज करी थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इवन की अटेम्प्ट भी उन्होंने 4 से 6 कर दिए थे, और ये बिल्कुल 2014 में जब प्रीलिम्स होने वाला था उससे कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन यूपीए गवर्नमेंट ने निकाली थी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पे अपील की जा रही है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जा रहा है एस्पिरेंट्स के द्वारा कि हमें कुछ रिफॉर्म लाए, हमारे लिए कुछ सोचे, जनरल कैटेगरी वालों के लिए स्पेशली कुछ सोचे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिविल सर्विसेज जो एस्पिरेंट हैं, क्या इनकी डिमांड जेन्युइन है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में मेरे दोस्तों, यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि एक एक अटेम्प्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना अटेम्प्ट को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, राइट? और इसके लिए अपने अटेम्प्ट को इंश्योर करने के लिए उसी अटेम्प्ट में आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लें, उसके लिए स्टडी IQ लेके आया आपके लिए P2I फाउंडेशन बैच। P2I फाउंडेशन बैच में एनरोल करने के लॉन्ग टर्म बैच है, ये उन्हीं बच्चों के लिए बैच है
जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो 2026 में या 2027 में जाके इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो मेरे दोस्तों ये सबसे आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, इसमें अगर अभी आप इसको लेते हो तो इसमें आपको क्रिसमस सेल के अंदर एडिशनल 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आपका 12 महीने का कोर्स एलिजिबिलिटी है तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है दी जाएगी, मतलब 6 मंथ्स और आप एक्सेस कर सकते हो कोर्स को। इसके लिए आपको www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आपको यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके P2I फाउंडेशन का ऐसे ही पेज मिल जाएगा। उसमें क्लिक करें, बाय नाउ के ऑप्शन में जाके परचेज करने से पहले मेरे दोस्तों वहां पे कूपन कोड RDX Live जरूर यूज करें, और RDX Live कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम इस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने सिनेरियो और डीप इनसाइट जो बताया रिगार्डिंग एज लिमिट, आपको इसमें समझ आया। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए और ये कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त से जनवरी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।